अब इस डेमोक्रेसी में आज बंदूक की गोली की ताकत नहीं है। उमेश जी बोलते हैं कि भुजाओं की जरूरत नहीं है, इस भेजे की जरूरत है, और इस भेजे से जबान पे अपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के लाने की जरूरत है। आज डेमोक्रेसी में अगर इस देश की जनता बोलना नहीं जानती है, इस देश के नेता बोलना नहीं जानते हैं, इस देश के डीएम और एसडीएम अपने समाज के हक और अधिकार, अपने देश की सुरक्षा के लिए बोलते नहीं हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे जिस समाज के लोग डेमोक्रेसी में बोलना नहीं जानते, जिस समाज के नेता डेमोक्रेसी में बोलना नहीं जानते, बोलने की कला नहीं आती, और युवाओं को अगर बोलना नहीं सीखते, तो उस देश का, उस समाज का कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसलिए ये बोलने की कला बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी जरूरी नहीं है कि आज आपने यहां 5 मिनट में अपना बढ़िया सा भाषण दे दिया। अच्छा भाषण तो कोई भी दे सकता है, अंबेडकर की बात, फूले साहब की बात, पेरियार साहब की बात, ललई सिंह जी की बात कोई भी कर सकता है। लोग तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, पूरे मंत्र उन्होंने रटे हैं। लेकिन जरूरत है कि आज जो आपने यहां कमिटमेंट किया, आज जो विचार रखा, उसको आप अपने जीवन में कितना उतारते हो। क्योंकि कोई भी विचार कितना भी महान क्यों न हो, कितना भी अच्छा क्यों न हो, कितनी भी महान किताब में क्यों न लिखा हो, अगर उसको हम अपने चरित्र, अपने व्यवहार में 100% स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, हमारे चरित्र और व्यवहार में वो विचार चेंज नहीं कर पा रहा है, तो वो विचार कुछ भी नहीं है। आज अंबेडकरवाद पर भाषण देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अंबेडकरवाद को, फूलेवाद को, पेरियारवाद को, हमारे पुरखों के विचारों को अपने जीवन में खुद उतारने वाले लोग कितने हमने तैयार किए हैं, ये सवाल है। और ये जो संसद में जो बोलने की कला आज इस देश के सांसदों को हमने सिखाई, कौन है आप सांसद हो इस संसद के। एक सांसद वहां बैठा है, जब कानून के लिए बोलने के लिए उसको कहा जाता है, तो आपका नेता कविता गाता है ना जी। अपना टाइम वो राहुल गांधी की प्रशंसा में कविता गा के, राहुल गांधी की बुराई करने में, अमित शाह की बुराई करने में, भलाई करने में, अच्छाई करने में अपना समय अपने समाज के लिए 1 मिनट भी नहीं देता, और वो उसमें अपना समय गंवा देता है। अब आपके मन में ये होगा कि बोल के ये सब जो हम कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। मैं एक डेटा आपको बताने वाला हूं। ये जो मूल निवासी विद्यार्थी संसद पूरे देश के हर राज्य में लगाने का प्रोग्राम है, राज्य स्तर पे, सिर्फ इस राज्य स्तर पे आपके यहां 25 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया। और इस देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और 8 राज्य और भी हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। कुल मिला के लगभग 36 राज्य हमारे पास अगर हैं, तो 36 में अगर 25-25 बच्चे बोलते हैं राज्य स्तरीय संसद में, तो आपके पास कितने बोलने वाले तैयार हुए? 900। इसके बाद यही बच्चे नेशनल लेवल पे 100 बच्चे होके जाएंगे, हर स्टेट से 3 बच्चे, यानी 108 बच्चे वहां पे जाके बोलेंगे। कुल मिला के स्टेट और नेशनल लेवल पे हम 1 साल में 1000 लीडर पैदा कर चुके होंगे। क्योंकि जिस बच्चे ने यहां आज भाषण दिया, अपनी बात रखी, उसको जिंदगी में याद रहेगा कि मैंने वहां अच्छा बोला था या बुरा बोला था। अगर उसने अच्छा बोला तो वो मोटिवेट हुआ है, हम भी मोटिवेट करेंगे, हम भी सम्मानित करेंगे, हम भी उसको यहां से लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। और अगर बुरा बोला है, अच्छा नहीं बोल पाया है, तो उसको अपनी कुछ कमियां पता चली है, वो पीछे नहीं हटेगा, वो और अच्छा बोलने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए 1 साल में राज्य और केंद्र, राष्ट्रीय स्तर पर 1000 बोलने वाले लोग विद्यार्थी संघ ने सिर्फ चंद दिनों में तैयारी करके आपको दे दिए हैं।
इसके बाद बोलने की कला की महत्व क्या है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बोलने की कला का उदाहरण बिल्कुल रियल उदाहरण है। एक मार्केट पे दो लोग गए, एक गोबर बेचने के लिए गया और एक गुड़ बेचने के लिए गया। गोबर वाला बोलना जानता था, जबान चलानी जानता था, और गुड़ वाला ओवर कॉन्फिडेंस था। दोनों बराबर बराबर बैठे थे और गुड़ वाला ओवर कॉन्फिडेंस में बैठा था कि मेरा गुड़ तो बिकना ही है, और जिसका गोबर था वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, आइए गोबर खाइए और बुद्धि बढ़ाइए। अब देखने वाला आदमी ये सोच रहा था कि यार इसके गोबर में ऐसा क्या है, और गुड़ वाला बोल नहीं रहा है, इसका मतलब इसके गुड़ में जरूर कुछ कमी है। आपको बता दें, रियल एक्सपेरिमेंट है, उस गोबर वाले का दोपहर तक गोबर बिक जाता है और गुड़ वाले का गुड़ बिकता नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। आप सोच रहे हैं कि क्या गोबर भी कोई खाने को तैयार है? तो कोरोना में गोबर खाने वालों की और मूत्र पीने वालों की कोई कमी भारत में नहीं थी, और आज भी पीते हैं। तो वो गोबर खा खा करके बुद्धि बढ़ाने की कल्पना करने वाले लोग, कचरे से भी कुछ ढूंढने वाले लोग कुछ नहीं करते और बोलने के चक्कर में, उनके चक्कर में फंस जाते हैं। मैं अपने समाज को झूठ बोल के, फरेब करके बोलने की सीख नहीं दे रहा हूं, लेकिन बोलने की क्वालिटी क्या है, आप अपनी क्वालिटी को प्रस्तुत करते हो तो आपकी तरफ कोई देखता है। अगर आप नॉलेज रखते हो, इंटरव्यू में आप अच्छे से बोलते हो, क्लास में बोलते हो, प्लेटफॉर्म पे बोलते हो, तो आपकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित होगा, वो आपको पूछेगा, डिपार्टमेंट में आपको ही लीडर बनाया जाएगा, समाज में भी आपको ही लीडर बनाने के लिए लोग आगे आएंगे। साथियों, एक और सबसे बड़ी बात है, आज हम लोगों को इस लोकतंत्र में, इस देश में जो हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे समाज की, हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने की जरूरत है। हम और अच्छे स्तर पे इस प्रॉब्लम्स को समझ सकते थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भारत में प्रॉब्लम को बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। इंटेलेक्चुअल लोग जो हायर एजुकेशन में है, वो लोग भी जब समाज के मंचों पे खड़े होते हैं तो सिर्फ समस्या का रोना रोते हैं, लेकिन उनसे जब समाधान की बात करते हैं तो वो मोदी को गाली देने से ज्यादा, ब्राह्मणों को गाली देने से ज्यादा, अपने विरोधियों को गाली देने से ज्यादा, अपने समाज के नेताओं को गाली देने से ज्यादा कि ये हमारे समाज के नेता बोलते नहीं हैं इसलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है। लेकिन आप अगर अपने आप को देखें कि आज पेरेंट्स को 1 मिनट बोलने के लिए मिला और एक पेरेंट्स ने उस 1 मिनट का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, क्यों नहीं की? आप नेता को बेईमान बताते हैं तो खुद कौन से ईमानदार हैं? आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई? आपने उसे वोट दे करके क्यों खुला छोड़ दिया? क्या आपने उसको सवाल किया? लेकिन मजदूरों को मारा जाता है तो किसान नहीं बोलता है, किसान को मारा जाता है तो विद्यार्थी नहीं बोलता है, और विद्यार्थियों को खुलेआम तबाह किया जा रहा है तो कर्मचारी नहीं बोलता है। एक एक करके सबको मारा जा रहा है, किसी को हिंदू के नाम पे, किसी को मुसलमान के नाम पे, किसी को एससी के नाम पे, किसी को चमार, पासी, खटीक, जुहड़ा, कुरवा, कुशवाहा, माली, तेली कह के मारा जा रहा है। मारा तो सबको जा रहा है, लेकिन समाधान के लिए इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी समस्या का रोना रोते हैं, वो भी समस्या के लिए ही आपको हर जगह रोते दिखाई देते हैं, लेकिन समाधान की बात कौन करेगा? आप कहते हो संसद में हमारा नेता बोलता है कि संविधान खतरे में है, हमारे समाज का आदमी बोलता है कि संविधान खतरे में है, और वो चिल्ला रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। लेकिन इंटेलेक्चुअल होने के बाद एक डीएम बोल रहा है कि संविधान खतरे में है। आपने जो सांसद पावरफुल बना के भेजा वो बोल रहा है कि संविधान
खतरे में है। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जिस बच्चे ने अपनी माँ की शक्ल न देखी हो, जिस बच्चे ने अपने पिता की शक्ल न देखी हो, वो पहचानता ना हो, वो जानता ना हो, तो क्या वो भीड़ से अपने माँ बाप को पहचान पाएगा? क्या वो बचा पाएगा? जिस देश की जनता ने संविधान जाना नहीं है, उसने पहचाना नहीं है, वो संविधान को कैसे बचाएंगे? इसलिए आज संविधान बचाओ बचाओ चिल्लाने से अच्छा है समाधान मैं बताना चाहता हूं कि संविधान बताओ बताओ कहने की जरूरत है। संविधान बताना होगा। अगर इस देश की जनता को संविधान बता दिया तो साम दाम दंड भेद के आधार पर जो राजनीति हो रही है, जो रानी के पेट का ऑपरेशन खोल के अपने घरों के बच्चों को लीडर बनाने की, अपने घर के बेटे को जज बनाने की जो कोशिश हो रही है, और इस किसान की गलियों से, खेत से, खलियान से, झोपड़ी से जो लीडर पैदा होना चाहिए था, वो फैक्ट्री ही बंद कर दी गई है। उसका समाधान निकलेगा। वो बेईमान आगे नहीं आएंगे। मेरे साथियों, आज समस्या है निजीकरण की, सबको पता है। हम भी परेशान हैं, और जो उनकी गुणगान में, उनकी गुलामी में, उनके वर्गों में पैदा हुए आज वो भी परेशान है। लेकिन निजीकरण छात्र संगठन, एबीवीपी जैसे संगठन अपने आप को बोलते हैं कि निजीकरण राष्ट्र सेवा है, तो फिर आपके रोजगार की बात क्यों करेंगे? मेरे साथियों, निजीकरण का समाधान है, निजीकरण का समाधान है, और वो समाधान है जो सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, उसका समाधान। मैं उत्तराखंड से आया, उत्तराखंड में, झारखंड में आया, और ये कह के आया कि उत्तराखंड से झारखंड और ब्राह्मणवाद को कर देंगे खंड खंड। कैसे करेंगे? उत्तराखंड में एक गोरा देवी चिपको आंदोलन की निर्माता पैदा हुई हमारे आदिवासी समाज में, उत्तराखंड के सबसे आखिरी गांव में। अभी अभी बाढ़ आई थी, और भारत से अकेला एक संगठन, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, जब वो बाढ़ आई वहां पूरा गांव बह गया, हमारे लोग मर गए, हमारे लोगों को मुआवजा नहीं दिया, और ब्राह्मणवादी लोगों ने बैठ करके जो मरा नहीं है उसको भी लाखों रुपया मुआवजे में दे दिया। हमने वहां जाकर के मिले। उस गोरा देवी ने एक बार कहा था, जब सरकार पेड़ों को काट रही थी, तो गोरा देवी पेड़ से चिपक कर बोलती है, पेड़ को बगल में बाहों में भर के बोलती है, ये पेड़ हमारे बगड़ हैं, परिवार हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बेटे हैं, ये हमें फल देते हैं, हमें बीज देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, ईंधन देते हैं। इसलिए अगर पेड़ को काटोगे तो पहले हमें काटो। ये गोरा देवी ने बोला कि पेड़ को काटने से पहले हमें काटो। गोरा देवी पेड़ से चिपक गई। अगर आप भी गोरा देवी की तरह इस देश के सरकारी संस्थानों को बचाना चाहते हो, तो गोरा देवी का चिपको आंदोलन जो था, आज रिटर्न चिपको आंदोलन सरकारी संस्थान से चिपक करके आपको चलाने की जरूरत है। वो रिटर्न चिपको आंदोलन आपको सरकारी संस्थान जो आपको बच्चों को रोजगार दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आपका कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर को सरकार खत्म कर रही है। ये आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आज मैं अंत में सिर्फ ये बात कहता हूं कि समाधान है, और लिखा है उधर दीवार पे, अब्वा दिसुम अब्वा राज। ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। 600 साल पहले कह के गए। ऐसा राज चाहिए जहां सबको अन्न मिले, सबको रोजगार मिले, सबको रोटी मिले। इसलिए साथियों, आज अपने राज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल राज नहीं है, शासन नहीं है, शासन भी और प्रशासन भी। हमारे बच्चों को लीडर भी बनना है, संसद में, विधानसभा में भी बैठना है, लेकिन सचिवालय में, थाने में, अस्पताल में भी आपको डीएम, एसडीएम, दरोगा बन के बैठना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी विद्यार्थी संघ ने पूरे देश में जितनी तेजी के साथ आंदोलन को बढ़ाया, हम आपको बताना चाहते हैं, पूरे देश के हर राज्य में अभी स्कॉलरशिप को लेकर के हम बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कर दी है। वहां पर राज्य की सरकारों के साथ विद्यार्थी संघ के प्रतिनिधि मुलाकात शुरू कर रहे हैं। अभी अभी एक बच्ची की फोन आया, सर मेरा स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ था और मुझे आज स्कूल से निकाल दिया। हमने कॉलेज से बात की, कॉलेज वालों ने
जब हमारे तर्क सुने, हमारे कार्यकर्ताओं के तर्क सुने, 45,000 रुपये फीस सिर्फ फोन से उस बच्ची की कॉलेज को माफ करनी पड़ी, सिर्फ बात करने से। अभी अभी 1000 बच्चों का उत्तराखंड में रिजल्ट रोका गया 14 कॉलेजों ने फर्जी एडमिशन करके। तो बच्चों का क्या दोष है? तो विद्यार्थी संघ ने 300 किलोमीटर गाड़ी चला के और जाकर के यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठ गए, बारिश में बैठ गए और जाकर के एक हफ्ते में उन 1000 विद्यार्थियों का एमए और बीए का, पीजी और यूजी के बच्चों का रिजल्ट जारी करा दिया। कुछ किया नहीं अभी हमने, अभी तो दस्तक दी है, अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, लड़ाई अभी बाकी है। इसलिए साथियों, आज समाधान अगर कुछ है तो वो है लोकतांत्रिक संगठन। आज समाधान अगर है तो वो है जागरूकता। आज समाधान अगर है तो जागरूकता के साथ, संगठन के साथ संघर्ष करना होगा। एकल लीडरशिप में अगर लड़ोगे, मूंछों को ऐंठ करके लड़ने वालों के चक्कर में पड़ोगे तो इस समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस देश के युवाओं को जेल में डालने के लिए, उनके नाम पर कलंक लगाने के लिए हमारे समाज के दलाल भी खुलेआम काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। मैं वहीं से आया हूं जहां से आज किसी को हीरो बनाया जा रहा है। आप सोचिए, बाबा साहब कह रहे थे व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, फिर भी वो राष्ट्र से महान नहीं हो सकता, समाज से महान नहीं हो सकता, संगठन से महान नहीं हो सकता। बाबा साहब फिर कह रहे हैं, अगर व्यक्ति राष्ट्र से महान होगा, संगठन से महान होगा, मतलब समाज से महान होगा, तो एक दिन वो तानाशाह बनेगा। और जब वो तानाशाह बनेगा तो वो अपने नाम पर पूरे संगठन पर कब्जा कर लेगा, पूरे समाज पर कब्जा कर लेगा। और अगर कुछ निर्माण भी करेगा तो अपने नाम पर करेगा, अगर संगठन भी बनाएगा तो अपने नाम पे बनाएगा। और इस देश के लोगों को ऐसे तानाशाह देखने को आज मिल रहे हैं जो समाज के संगठन कहते हैं, आपका संगठन, आपकी पार्टी और आपका नेता कहते हैं, और बाप का संगठन, बाप का समाज और बाप की पार्टी बना करके छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए साथियों, आप सब इन 5 भूमिकाओं के साथ कि आप लीडर बने, आप सपोर्टर बने, आप कैडर बने, आप मेंबर बने और आपको लीडर भी बनना होगा। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आशा रखता हूं कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ जिस तरह से काम कर रहा है, आप उसको गांव स्तर पर लेकर जाएंगे। हम विद्यार्थियों की एजुकेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन को और मजबूत, प्रैक्टिकल मजबूत करना शुरू चाहते हैं। अगर आप LLB कर रहे हो तो आप कानून को पढ़ के गांव में जाके पढ़ाना शुरू करो। आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, आप सोशल साइंस को पढ़ो और गांव में जाके लोगों को समझाना, तो आपको इंप्लीमेंट करना सीखना आ जाएगा। प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, इक्वल एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। ये रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इसलिए अंत में कहना चाहता हूं, तू चल के तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं, तू चल के तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं। सहेगी तू अत्याचार कब तक, करेगी यूं ही विचार कब तक, सहेगा तू अत्याचार कब तक, करेगा यूं ही विचार कब तक, कटेंगे यूं तेरे पंख कब तक, कटेंगे यूं तेरे पंख कब तक, डटेंगे सपनों के संग कब तक, ठगेगा तुझको समाज ये कब तक, लुटेगी यूं तेरी लाज कब तक, लुटेगी यूं तेरी लाज कब तक। जो भय है उसको तू क्रोध कर दे, विषमता को अब विरोध कर दे, मिलेगा किस तरह न्याय तुझको, है ढूंढना ये उपाय तुझको। कठोर अग्नि परीक्षा बता कब तक चलेगी, कठोर अग्नि परीक्षा बता कब तक चलेगी, तू एक चिता की तरह बता कब तक चलेगी। तू धूल को अब गुलाल कर दे, तू धूल को अब गुलाल कर दे, तू सूरज को अब लाल कर दे। जो जोत मन में जगी है, जो जोत मन में जगी है, जो जोत मन में दबी है, उसको बढ़ा के एक मशाल कर दे। तू चल के तेरी हथेलियों को बहुत से पत्थर निचोड़ने हैं, तू चल के अभी तेरी बेबसी को बहुत से बंधन तोड़ने हैं। धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेट किया। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत